जय हिंद साथी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऋषभ सर में, आपके संघर्षों का साथी। चलिए, आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली दिल्ली आज भी देख रहे हैं आप कितना महत्वपूर्ण शहर है हमारे देश। दिल्ली दिल्ली जो उस समय तक आते आते 7 बार बना, और आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतिहास में दिल्ली सल्तनत का काल तृतीय नगरीकरण का काल था। चलिए, कुछ दिल्ली में राज किए हुए कुछ राजाओं और उनके वंशजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक से परिचित कराया था। अब यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का सैन्य कमांडर था, सभी राज्यों को एकत्रित करके दिल्ली सल्तनत एक नया राज्य बनाता है, वहां का राजा बनता है। अच्छा, राजा बनने के लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, विजन होना चाहिए। अभी उसके राजा मरे हुए हैं, ऐसी दशा में उसके लोग, मतलब राजा के जो लोग हैं, वो तो ये बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त करेंगे कि कोई और व्यक्ति उसके द्वारा विजित राज्यों पर राज करे। ऐसी दशा में वह गुलाम वंश के नाम से शासन चलाता है। मतलब गुलाम किसका? मोहम्मद गौरी का, ठीक। और गुलाम वंश के नाम से पहला राजा बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासनकाल इतिहास में 1206 से 1290 ईस्वी तक था। उसके जस्ट बाद खिलजियों का शासन आ गया। खिलजी हमारे देश में 1290 से 1320 तक थे। अब खिलजी के जस्ट बाद तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है इन सबका, और बहुत ही मजेदार इतिहास है इन सबका। तो तुगलक जो थे 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी पे भारत में राज किए, और उसके जस्ट बाद सैयद वंश आ गया। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक भारत में राज किया, और उसके बाद अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वो लोधी वंश था, जो 1451 से लेकर 1526 तक राज किया। 1526 साथी वही काल है जब भारत में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, इसकी चर्चा भी खूब कायदे से की जाएगी। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया। चलिए, आइए हम अपने पहले टॉपिक गुलाम वंश के बारे में कुछ समझते हैं। गुलाम वंश में 11 राजा राज किए थे, लेकिन कुछ राजा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन राजाओं के विषय में बस जानेंगे, उसके जस्ट बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। ऐबक वैसे इतिहास में इसका बहुत लंबा शासन काल तो नहीं था, जल्दी ही मर गया था। 1206 से 1210 के बीच यह राजा के रूप में था। सोचो, एक सेनापति से एक राजा बन गया। इसके अलावा गौरी के 2 और सैन्य कमांडर थे, कुवाचा और यालदौजी, लेकिन यह थोड़ा होशियार ज्यादा था, इसलिए राजा हो गया। इसने गौरी द्वारा जीते गए सभी राज्यों को एकत्रित किया और राजा बन गया। यह बड़ा समझदार व्यक्ति था। यह इतना तो जानता ही था कि गौरी द्वारा जो लाए गए व्यक्ति हैं वह इसकी बात तो सही से सुनेंगे नहीं। इस वजह से इसने अपने नाम से शासन नहीं किया, बल्कि गुलाम वंश के नाम से शासन शुरू किया, और अपने आप को गौरी का सिपा सलार कहा करता था। यह वैसे तो बहुत ही दानी व्यक्ति था, लाखों लाखों रुपए दान कर दिया करता था। इसी वजह से इसको लोग लाख बख्श के नाम से भी बुलाया करते थे। लेकिन इसकी मृत्यु बड़ी खराब हुई। 1210 में यह चौगान, मतलब हॉर्स पोलो खेलते हुए मर गया। सोचो, हॉर्स पोलो कितना पुराना गेम है। यह 1210 में खेल रहे हैं तो इसका मतलब पुराना है। यह चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गया और मर गया। लेकिन इसने अपने शासनकाल जो बहुत छोटा था, उस शासनकाल में इसने बहुत कुछ निर्माण कराया। उसके बारे में आपको जानना है। आपने सुना होगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव इसी ने रखी, शुरुआत इसी ने कराया। बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया, और फिरोज शाह ने उसमें 5वां मंजिला बनवाया, लेकिन शुरुआत इसी ने की थी। इसके अलावा इसने कुतुब इस्लाम मस्जिद बनवाया, जो पूर्व में जैन मंदिर था। यह कुतुब मीनार के ही नजदीक था। तीसरा, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो कि पूर्व में बौद्ध मठ था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, बहुत ही देखने लायक जगह है, आप कभी जाइए। चलिए, इसके बाद जो राजा बने इल्तुतमिश, उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हाँ, एक बात रह गई थी, इसने जब राज्य बनाया दिल्ली सल्तनत, उस समय उसकी राजधानी लाहौर को रखा। चंद लाइनें हैं, इतिहास ने बड़े बड़े राजाओं को भुला दिया, तो हम और आप क्या चीज हैं।
लेकिन फिर भी इल्तुतमिश मध्यकालीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था। यह दिल्ली सल्तनत का न सिर्फ वास्तविक संस्थापक था, बल्कि इसके अलावा इसने और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिल्ली सल्तनत के लिए किए और उसको विस्तारित किए। यह इसका शासनकाल 1210 से 1236 के बीच था। यह ऐबक से मिले राज्य को बहुत ही विस्तारित किया, न सिर्फ विस्तारित किया, इसके अलावा इसने राज्य को चलाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि इसने 40 तुर्की अमीन की नियुक्ति की। वैसे तो उस समय इसको चहलगामी के नाम से भी जाना जाता था और इनके द्वारा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत को चलाने में सरलता हुई, क्योंकि इनके साथ से दिल्ली सल्तनत को चलाना और आसान बनाया जा सका। राज्य को चलाने के लिए, उसको विस्तारित करने के लिए इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था को लागू किया। इक्तादारी व्यवस्था में क्या होता था कि इक्ता का अर्थ है भूमि, और भूमि वो भी जो राज्य की है। अब जो इस व्यवस्था में, इक्तादारी व्यवस्था में, वह इक्तादारों की नियुक्ति करता था। इक्तादार जो यह पद है, वैसे तो सेना के बड़े उच्च अधिकारी इस पद को ग्रहण किया करते थे, लेकिन यह पद कोई अनुवांशिक नहीं था। यह एक दूसरे को हस्तांतरित किया जाता था राजा के द्वारा। इक्तादारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, उस भूमि का राजस्व और उस भूमि का देख रेख इक्तादार किया करते थे। अर्थात उस भूमि से जो राजस्व प्राप्त हुआ करता था, उस पैसे का पहले तो वो स्वयं के ऊपर खर्च किया करते थे इक्तादार, और अपनी सैनिक, जो वहां सैनिक लेकर गए थे, उस पर खर्च किया करते थे, जिसको मध्यकालीन इतिहास में फवाजिल कहा गया है। आप इस बात को जानते रहिएगा, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, फवाजिल। और बचे हुए धन को राजा के पास भेज दिया करते थे। इसके साथ साथ इक्तादारों का काम वहां की कानून व्यवस्था को देखना और उस इक्तादार या उस इक्ता भूमि की वाणिज्य और कृषि का विकास करना भी था। और एक बात और जान लेते हैं, तो इल्तुतमिश के शासन काल में एक बार क्या हुआ, मंगोल का राजा या उनका जो नेता था चंगेज खान, उसका जो दुश्मन था मनक बर्नी, वह आकर इल्तुतमिश से शरण मांग रहा था। तो ऐसी दशा में इल्तुतमिश समझदार व्यक्ति था, वह जान रहा था अभी हमारा राज्य उतना सुदृढ़ नहीं है कि चंगेज खान से लड़ाई की जा सके, इसलिए वह मनक बर्नी को संरक्षण देने से मना कर दिया। और चंगेज खान जो कि आक्रमण करने आ ही रहा था, वह वहीं से लौट गया। वह जान गया कि यहाँ आक्रमण करने का मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनक बर्नी यहाँ मुझे नहीं मिलेगा। यह उसकी समझ का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण था। इसके साथ साथ इल्तुतमिश द्वारा अरबी मानक के 2 सिक्के भी चलवाए थे, जो कि चांदी और तांबे के थे। जो चांदी का सिक्का था उसका नाम था टंका, और जो जीतल था वो और जो तांबे का सिक्का था उसका नाम था जीतल। इनका अनुपात था 1:48। मैथ तो आपने पढ़ा ही होगा। एक टंका 48 जीतल के बराबर था। यह होता है अनुपात, समानुपात। इल्तुतमिश एक निर्माता शासक भी था। इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया था। इसके साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा छोड़े गए आधे बनाए गए कुतुब मीनार को ये पूरा कराता है। और बाद में भविष्य में फिरोज शाह उसका 5वां मंजिला बनाता है। इसके बाद इसकी पुत्री राजा बनती है रजिया सुल्तान, क्योंकि इसके पुत्र उतने योग्य नहीं थे जितना रजिया सुल्तान थे। चलिए कुछ रजिया सुल्तान के बारे में। सुल्तान यह दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी। इनका शासनकाल 1236 से 1240 के बीच था। यह जनता के हस्तक्षेप द्वारा राजा बनी थी। कहने का आशय यह है कि यह इन्हें कोई राजा मान नहीं रहा था। ऐसी दशा में यह लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के सामने जाकर अपील की। जब कोई व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करके मस्जिद के सामने खड़ा होता है तो उसकी फरियाद सुनी जाती है, और जनता ने इनकी फरियाद सुनी और इन्हें राजा बना दिया। कहने का आशय यह है कि जैसे आप कुछ दर्द रहता है, कुछ कमी रहती है, तो भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं दर्द मेरा तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, मेरे हक में तू नहीं बोला तो कौन बोलेगा। तो इनके हक में जनता ने बोल दिया और यह राजा बन गई। अब यह जब राजा बन गई तो पर्दा प्रथा का त्याग करके राज्य में शासन चलाने लगी। दीन दुखियों की सेवा करने लगी, दीन दुखियों की फरियाद सुनने लगी। कुल मिलाकर अच्छा शासन कर रही थी। लेकिन पुरुष मानसिकता जब आज इतनी छोटी हो सकती है तो उस समय के बारे में सोचिए। वह समय मध्यकाल का समय, वह सोच रहे होंगे एक स्त्री की बात हम माने, यह हम पर शासन करेगी। ऐसी ही दशा में वहां के जो सूबेदार थे और भी जो
सदस्य लोग रहे होंगे, वह इनका कुछ विरोध भी कर रहे थे। कुछ सूबेदार कुछ इनके विरोध में, इसमें लाहौर और मुल्तान के जो सूबेदार थे वह इसके खिलाफ विरोध किए, तो इन्होंने उसको अच्छे से मजा चखाया। लेकिन भटिंडा के जो सब सूबेदार थे वे थोड़े ताकतवर थे, वह इन्हें पराजित कर देते हैं। ऐसी दशा में जब ये पराजित हो जाती हैं तो उनसे विवाह कर लेती हैं। और जब ये भटिंडा युद्ध करने गई और विवाह करने गई, ऐसी दशा में उस समय इनके राज्य में कोई राजा नहीं था और वह टाइम पीरियड खाली था। ऐसी दशा में कुछ षड्यंत्रकारी दरबारियों ने इनके भाई बलराम शाह को राजा बना दिया। बलराम शाह इतना योग्य तो नहीं था, लेकिन अब राजा हो गया। ऐसी दशा में यह अपने पति के साथ वापस अपने राज्य की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही हरियाणा के कैथल में इन्हें पकड़ लिया गया और पति पत्नी को मार दिया गया। इनकी मृत्यु में मिनहाज सिराफ लिखते हैं कि रजिया में शासक बनने के पूरे गुण थे, लेकिन उसकी एक दोष थी कि वह रजिया सुल्तान के मृत्यु के बाद कई राजा बने। जिस काल में रजिया की मृत्यु हुई उसी समय मैंने आपसे बताया था कि बलराम शाह राजा हुए थे। तो बलराम शाह का शासनकाल बहुत साल तक नहीं चला, वह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन किया और उसके जस्ट बाद नसीरुद्दीन महमूद को राजा बना दिया गया। 1246 से 1266 यानी 20 वर्षों के लिए राजा बना दिया गया। लेकिन यह राजा है, जितने राजा बने यह सब अयोग्य थे, यह सब कोई योग्य व्यक्ति नहीं थे। इसमें अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था, जिसका शासनकाल 1246 से 66 था। यह वैसे तो 20 वर्षों तक राज किया, लेकिन राज्य नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। इसको राजकाज में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। तो इल्तुतमिश द्वारा जो बनाए गए कौब 40 थे, यह सारा कार्य उन्हीं को सौंप के आराम करने लगा। और उस जो कौब 40 था उसका एक व्यक्ति था बलबन, उसका एक प्रधान व्यक्ति बलबन था। बलबन अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था। तो जो राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो इसका मतलब वह व्यक्ति खास ही रहा होगा। वही उस तुर्के चालीसा को देख रहा था, और वो कैसे देख रहा था, किस नीति से देखा कि वह एक सामान्य सैनिक से दिल्ली सल्तनत का प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री से कैसे राजा तक का सफर पूरा किया। अब यह हम बलबन के इतिहास में बलबन इसका शासनकाल 1266 से 86 ईस्वी तक था। यह एक सामान्य सैनिक से राजा बना था। तो यह वैसे तो बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इतिहास में आपको यह भी सीखना है कि आप कैसे सामान्य से खास बनेंगे। चलिए, बलबन वही तुर्के 40 का एक सदस्य था। तो यह जानता था कि भविष्य में ये जो तुर्के 40 लोग हैं यह भी इस पे अटैक करके राजा बनने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब वह राजा बनता है तो अपनी पहली नीति रक्त और लौह की नीति अपनाता है, अर्थात जो इसके खिलाफ थे उन 40 में पहले उनको मरवाता है और उनके बच्चों और उनकी स्त्रियों को दास बना लेता है। दास बनाओ ले आओ, मतलब एक डर फैलाना चाहता है कि देखो हमारे खिलाफ जो रहोगे बहुत बुरा हो सकता है। इस वजह से पहली इसकी नीति थी रक्त और लौह की नीति। दूसरी इसकी जो नीति थी, इसने दिल्ली में सेना को और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दीवाने आरिज विभाग खुलवाया था। दीवाने आरिज, आप ये सब शब्द को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा। ये रक्त और लौह की नीति किसने शुरू की थी, दीवाने आरिज किसने बनवाया था, यह सब आपको कभी भी किसी भी छोटे मोटे परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए पूछे जा सकते हैं कि दीवाने आरिज के बारे में कुछ बताइए। दीवाने आरिज सैनिक विभाग है और इसके बाद न सिर्फ इसने यही किया बल्कि एक नई थ्योरी लाई जो राजा के लिए थी, किंगशिप थ्योरी थी। नई थ्योरी या नया सिद्धांत लाया कि जिले इलाही का सिद्धांत से मतलब यह था कि अब राजा जो है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, बहुत ही खास व्यक्ति। कहने का आशा यह है कि मालिक की जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा होगी वही राजा बन सकता है। तो अपने आप को और खास बताने के लिए, वैसे तो वह दास कुल से ही आया था, लेकिन दासों की बात वो बिल्कुल नहीं सुना करता था। कहने का मतलब दासों की स्थिति उस समय यह थी कि अगर वह पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो किस बात का गम है कि अगर वह पूछ ले मुझसे। राज्य में सिजदा और पायबोस प्रथा को भी लागू किया था। सिजदा का अर्थ है झुककर सलामी करना और पायबोस का अर्थ था पैर को चूमना। ठीक, जैसे कि वह बताना चाह रहा था कि हम बहुत खास व्यक्ति हैं, राजा
वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर का बड़ा ही खास व्यक्ति है। इसका सम्मान कीजिए, इससे आप सब दूर रहिए। और अपनी दशा को इतना सुदृढ़ बनाया था, इसके चारों तरफ सैनिक घूमती रहती थी, सिर्फ प्रधानमंत्री ही इससे बात किया करता था। इसने नस्लवाद को बढ़ावा दिया, जैसे कि ईरान के अफसिया सिराज जो वंश थी, शाही वंश था, उससे अपना संबंध जोड़ा और कहा कि मैं उस वंश से आया हुआ व्यक्ति हूँ। न सिर्फ वही जोड़ा बल्कि नवरोज नामक ईरानी त्योहार को भी इसने दिल्ली में शुरू कराया। बलबन ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जो विद्रोही लोग थे या जो लुटेरों लोग थे, उनके लिए एक कड़ा कदम उठाया। और न सिर्फ कड़ा कदम उठाया बल्कि दोआब क्षेत्र में जितने भी जंगल थे उसको साफ कराकर वहां गश्ती के लिए भी सैनिक का नियुक्ति किया। इसके साथ साथ इसने मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें दीपालपुर और समाना में चौकी बनवाई और 30,000 लगभग सैनिकों को नियुक्त किया, जिससे मंगोलों का आक्रमण होना एकदम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद बलबन के बाद उनके दो जो बेटे राजा बने, कैकुआर और कैम्यूअर्स जो राजा बने, वह एकदम अयोग्य थे। इस वजह से इनका जो सैन्य गवर्नर जलालुद्दीन खिलजी था, उसने राज्य में इंटरफेयर किया और खिलजी वंश की नींव रखी। यही आज आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है साथियों। अब इसका जो पीडीएफ और स्क्रीनशॉट है वह मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे में दिया रहेगा। आप उसके लिए परेशान मत होइएगा और मस्ती से पढ़िए, जोश में पढ़िए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।